हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 26 अगस्त 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सबसे पहले 26 अगस्त के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके साथ हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और साथ साथ में हम जीके जीएस भी इसी में सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमें ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले चलिए 26 अगस्त के यानी समसमाई सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में ब्लैक होल फाइंडर ऐप किसने लॉन्च किया है? ब्लैक होल फाइंडर ऐप अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, यूएसए, नीदरलैंड, जापान, रूस। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ब्लैक होल फाइंडर ऐप लॉन्च किया गया है नीदरलैंड के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें तो ब्लैक होल फाइंडर ऐप को अगर पूछे किस देश ने लॉन्च किया है तो नीदरलैंड ने लॉन्च किया है। नीदरलैंड को हॉलैंड देश भी कहते हैं, इसे जो है हॉलैंड भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं कि इस ऐप का निर्माण किस कंपनी ने किया है तो डच ब्लैक होल कंसोर्टियम कंपनी ने इसको निर्माण किया है। तो ब्लैक होल फाइंडर ऐप किसने निर्माण किया है? नीदरलैंड ने। अगर नीदरलैंड की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी का नाम है एम्स्टर्डम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अगर पूछे कहाँ है तो द हेग में है, और द हेग जो है शहर पूछे अगर किस देश का है तो यह द हेग शहर नीदरलैंड में है। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे किस देश में है तो नीदरलैंड में है, इसका नाम है रॉटरडम। तो रॉटरडम यह यूरोप देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और पूछे किस नदी के किनारे स्थित है तो यह राइन नदी के किनारे स्थित है। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो जाता है, ब्लैक होल फाइंडर ऐप किसने लॉन्च किया है? नीदरलैंड ने लॉन्च किया है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स पुस्तक अगर पूछे किसकी है तो यह संदीप्त सेनगुप्ता जी की है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 1 अगस्त को। अगर पूछे इसकी खोज किसने करी थी, इसका आविष्कार किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसकी खोज की गई थी। भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महिला निदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा साधना सक्सेना नायर जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो सफल परीक्षण चक्र प्रारंभ किया गया है सीबीएसई के द्वारा। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना जिसे यूपीएस कहते हैं कब लागू होगी? तो केंद्र सरकार की नई योजना है जिसका नाम है एकीकृत पेंशन योजना। यह कब से लागू होगी तो यह अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसकी व्याख्या देखें तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा दूसरे ऑप्शन पे देखेंगे। पहले क्या था हमारे देश में, ओपीएस था यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, ये वाला था। फिर इसको समाप्त करके जो है एनपीएस लाया गया यानी न्यू पेंशन स्कीम लाया गया। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में जो है इसका विरोध किया गया, ठीक है, इसका विरोध किया गया। फिर अभी जो है हाल ही में लाया गया है यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसे लाया गया है जिसे हिंदी में कहते हैं एकीकृत पेंशन योजना, यह लाया गया है। तो सबसे पहले था ओपीएस, इसको बंद करके एनपीएस लाया गया, एनपीएस का विरोध किया गया, फिर इसके बाद यूपीएस लाया गया। और अगर पूछे यह यूपीएस कब लागू होगा तो यह लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से यह लागू हो जाएगा। अगर पूछे कि यूपीएस जो है किसकी सिफारिश पर लाया गया है तो यह यूपीएस एकीकृत पेंशन योजना लाया गया है टीवी सोमनाथन समिति के सिफारिश पर। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति 25 साल तक जॉब करता है, मतलब सरकारी जॉब करता है 25 साल तक, तो जब वह रिटायर होगा तो उस समय पे मान लीजिए अगर उसका जो है 100 रुपये वेतन है तो वह अंतिम वेतन का 50% पेंशन उसे दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि जब वह रिटायर होता है तो उसका 100 रुपये होता है, और जब उसको रिटायर किया जाएगा तो उसको जो है उसके रिटायर का जो है 50% हिस्सा यानी 50 रुपये उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और इस 50 रुपये में जो है सरकार का अगर पूछे योगदान कितना रहेगा तो सरकार का 18% इसमें योगदान रहेगा। तो जो नई एकीकृत पेंशन योजना आई है यह कब से लागू होगी तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद ये किस समिति की सिफारिश पर आई है तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। तो एकीकृत पेंशन योजना कब आई है, कब से लागू हो जाएगी तो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। और किसके समिति की सिफारिश पर तो टीवी सोमनाथन समिति की सिफारिश पर यह लाई गई है और 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। और किसके विरोध में आया है तो एनपीएस के विरोध में यह नई पेंशन योजना आई है, ठीक है। तो ये इसका पूरा व्याख्या हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है तो यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक पारित किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। और अभी हाल ही में इस यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष पूछे किसे बनाया गया है तो आनंद महिंद्रा जी को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया है।
पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक अगर पूछे किसने जीता है, तो यह जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, इसे ऑस्कर भी कहते हैं, तो किसे इसका अध्यक्ष चुना गया है, तो जेनेट यांग जी को चुना गया है। थर्ड प्रश्न हमारा है, हाल ही में टिकटॉक से किसने प्रतिबंध हटाने की घोषणा करी है, तो टिकटॉक से प्रतिबंध हटाने की घोषणा किस देश ने करी है, तो यह नेपाल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेपाल के जो पीएम है केपी शर्मा ओली जी, इन्होंने कुछ समय पहले टिकटॉक को जो है बैन कर दिया था, लेकिन फिर बैन करने के बाद इससे जो है बैन हटा लिया है। ठीक है, तो अब जो है टिकटॉक से बैन किसने हटाया है, तो नेपाल ने हटा लिया है। और यहाँ के अगर पूछे पीएम कौन है, तो केपी शर्मा ओली यहाँ के पीएम हैं। अगर पूछे नेपाल कैसा देश है, तो नेपाल एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट का मतलब होता है एक ऊपर बड़ा सा देश, उसके बीच में छोटा वाला देश फंस जाए, ठीक है, और इसके नीचे भी एक बड़ा देश, तो ये हो जाता है बीच वाला देश, क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा बफर स्टेट। अब जो ये नेपाल जो है कैसा है, बफर स्टेट है। इसके ऊपर अगर पूछे कौन सा देश है, तो इसके ऊपर चाइना है। ठीक है, कौन है, तो इसके ऊपर चाइना है। और नेपाल के नीचे अगर पूछे कौन सा देश है, तो अपना प्यारा इंडिया है। तो इन दोनों देश के बीच में कौन सा देश फंसा हुआ है, तो नेपाल फंसा हुआ है। नेपाल फंसा हुआ है और इसे बफर स्टेट कहते हैं। सॉरी। नेपाल की राजधानी अगर पूछे क्या है, तो नेपाल की राजधानी का नाम है काठमांडू। और यहाँ की पर्यटन राजधानी क्या है, तो पर्यटन राजधानी है पोखरा। और जो ये काठमांडू है, यहाँ पे अगर पूछे किस संगठन का मुख्यालय है, तो सार्क यानी दक्षेस का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, तो काठमांडू में है। नेक्स्ट हमारा है कि जो नेपाल है इससे भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो 5 राज्य इससे सीमा बनाते हैं। एक तो उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां सिक्किम। ये सभी जो है 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध अगर पूछे किस नृत्य से है, तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। और इनकी जो है फेमस बुक का क्या नाम है, तो इनकी आत्मकथा का नाम है ए पैशन ऑफ डांस, इनकी यह पुस्तक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, तो यह पुरस्कार है फिजी देश का। हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान धारा योजना के लिए कितने रुपए की बजट मंजूरी करी है, तो आपको बताना है कि प्रौद्योगिकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जो ऐप है, यह योजना है विज्ञान धारा, इसके लिए जो है बजट में कितने रुपए की मंजूरी दी गई है, तो 10,579 करोड़ रुपए जो है बजट में प्रस्तावित है। इसकी व्याख्या देखें तो विज्ञान धारा योजना अगर पूछे इसकी यह किसके लिए शुरू किया गया है, तो यह शुरू किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए विज्ञान धारा योजना शुरू किया गया है, जिसके लिए बजट में जो है 10,579 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए गए हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, तो बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का जो है पहला संस्करण अगर पूछे कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह अपनी इंडिया नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और बिम्स्टेक में अगर पूछे वर्तमान में कुल कितने देश हैं, तो वर्तमान में बिम्स्टेक में 7 देश हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, गोविंद राजन जी को जो है विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है, तो मैंने बता दिया पर्वत जो है कहाँ पे है, लद्दाख में है। तो यहीं पर भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है। हाल ही में दिवंगत हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, हाल ही में भारत का पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI यानी रूमी 1 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है, तो इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, तमिलनाडु में किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो रूमी 1 अगर पूछे क्या है, तो रूमी 1 यह भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, यानी कि इसे दोबारा यूज किया जा सकता है। इसमें जो है इस रूमी 1 में जो है सॉलिड और लिक्विड फ्यूल का यूज किया गया है, यानी कि ठोस और जो है लिक्विड ईंधन का प्रयोग किया गया है रूमी फर्स्ट रॉकेट में, जो कि भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। और इसका जो है सफल परीक्षण पूछे कहाँ किया गया है, तो चेन्नई तमिलनाडु से किया गया है।
गौरव क्या है? गौरव एक ग्लाइड बम है जो फेंक कर दगाने वाला बम होता है। और जोरावर क्या है? यह हल्का टैंक है जो कि पहाड़ों पर आसानी से चढ़ सके, ठीक है। और समर क्या है? तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत का यह एयर डिफेंस सिस्टम है समर। और पूछे कि समर में किस मिसाइल का प्रयोग किया गया है? तो समर में जो है आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है। किस मिसाइल का? आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है। आकाश पूछे किस प्रकार की मिसाइल है? तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में वार करने वाला मिसाइल है आकाश। और इस आकाश का प्रयोग किया गया है भारत के एडीएस सिस्टम में, जिसका नाम है समर। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 यह पूछे किस क्रम का आयोजन किया गया था? तो 33वें क्रम का आयोजन किया गया था पेरिस में, जिसमें भारत की रैंक कितनी थी? तो भारत जो है 71वें स्थान पर था भारत, जिसमें भारत ने एक सिल्वर भारत ने जीता है और 5 ब्रोंज जीता है। 5 ब्रोंज जीता है। सिल्वर जो है किसके द्वारा जीता गया है? तो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया है। हाल ही में भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया, जिसका नाम है मेथेनोट्रॉप्स। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया अगर पूछे कहाँ खोजा गया है? तो यह खोजा गया है महाराष्ट्र में। और यह मिथेनोट्रॉप्स जो है किस जगह पे खोजा गया है? तो यह खोजा गया था धान की खेत में, यह खोजा गया था। और यह जो है क्या है? मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान अगर पूछे किसको मिला है? तो आईआईटी मद्रास को मिला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन अगर पूछे किसके द्वारा किया गया है? तो पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो राजस्थान हाई कोर्ट का अगर पूछे कहाँ पर यह स्थित है? तो यह स्थित है जोधपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। अभी जो है राजस्थान हाई कोर्ट में एक संग्रहालय की स्थापना की गई है और इसका उद्घाटन पूछे कब किया गया है? तो यह 25 अगस्त यानी कल को किया गया था। 25 अगस्त 2024 को राजस्थान हाई कोर्ट संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था, जिसका शुभारंभ पूछे किसके द्वारा किया गया था? तो पीएम मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि अगर पूछे कि भारत में वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। और वहीं पूछे कि 25 वाला कौन सा बना है? तो 25वां बना है अमरावती हाई कोर्ट। और यह पूछे किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। ये आपको याद रखना है। और पूछे कि हाई कोर्ट जो इलाहाबाद का है इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1966 में। अगर पूछे कि अधिनियम कब आया था? तो अधिनियम यानी एक्ट अगर पूछे कब आया था? तो एक्ट आया था 1861 में एक्ट आया था, लेकिन इसकी स्थापना जो है कब की जाती है? तो 1866 को करी जाती है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में छात्रों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में किस देश की संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन पर बर्खास्त कर दिया है? तो यह थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था श्रेथा थाविसिन, इनको जो है नैतिकता का आरोप लगाकर इनको जो है प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है EOS-08 को किससे लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है SLV-D3 रॉकेट से, जिसका नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इससे लॉन्च किया गया है। EOS-08 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। सातवां प्रश्न हमारा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले शिखर धवन का संबंध पूछे किससे है? तो ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न देखेंगे अगर कोई ध्यान से तो इनको जो है इसी प्रश्न में उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट है तो क्रिकेट ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है कि शिखर धवन अगर पूछे इनका खेल कौन सा है? तो इनका खेल है क्रिकेट। और ये जो है अपना पहला मैच कब डेब्यू किए थे? तो ये जो है 2010 में इन्होंने अपना पहला मैच खेला था। किसके खिलाफ? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्रिकेट दोनों से। एक प्रश्न याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि तन्वी पत्री एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है इन्होंने जीत लिया है। और पूछे कि एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? तो चेंगदू चीन में इसका आयोजन किया गया था। जिसकी विजेता कौन बनी है? तन्वी पत्री जी बनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में लॉन्च ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल का संबंध किससे है? तो अमृत ज्ञान कोश और इसके बाद संकाय विकास पोर्टल
का संबंध किससे है? तो मिशन कर्मयोगी से है। और इन दोनों पोर्टलों का अगर पूछे प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा, तो जो सिविल सर्वेंट हैं उनके विकास के लिए यह योजना शुरू की गई है। और इसका संबंध अगर पूछे किस मिशन से है, तो मिशन कर्मयोगी से संबंधित है। हाल ही में प्रारंभ सॉफ्टवेयर भविष्य का संबंध पूछे किससे है, तो भविष्य का संबंध है पेंशन से। जो भी पेंशन भोगी हैं उनको जो है कोई भी प्रकार की कठिनाई ना हो, तो जिसके लिए भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष पूछे किसे बनाया गया है, तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, ये जो है जो विपक्ष में नेता होते हैं वही जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो कौन बनाए गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी के केसी वेणुगोपाल जी बनाए गए हैं। अगर पूछे लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य अगर पूछे कहाँ से आते हैं, तो लोकसभा से आते हैं, जबकि 7 सदस्य अगर पूछे कहाँ से आते हैं, तो राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है, तो यह जारी किया गया है यश करुणानिधि जी की याद में। और इनका जो मूर्ति बनाया गया है, अगर पूछे किस आकार का बनाया गया है, तो वह बनाया गया है कलम के अनुसार का बनाया गया, मतलब कलम की आकृति का बनाया गया है। और ये पूछे कहाँ के सीएम थे, तो ये 5 बार जो है तमिलनाडु के सीएम भी रह चुके हैं। और वर्तमान में पूछे कि तमिलनाडु के सीएम कौन हैं, तो स्टालिन साहब तमिलनाडु के वर्तमान सीएम हैं। हाल ही में सुभद्रा योजना किसने प्रारंभ करी है, तो सुभद्रा योजना अगर पूछे किसने प्रारंभ करी है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा सरकार के द्वारा सुभद्रा योजना शुरू किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो सुभद्रा योजना अगर पूछे किस सरकार ने शुरू किया है, तो यह शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उड़ीसा के अगर पूछे सीएम कौन है, तो मोहन चरण मांझी जी यहाँ के सीएम हैं। और इस योजना में बताया गया है कि जो 21 से लेकर 60 वर्ष की महिलाएं होंगी उनको साल भर में 50,000 रुपये दिया जाएगा। और ये 50,000 रुपये जो है 2 शिफ्ट में दिया जाएगा। एक तो दिया जाएगा राखी के दिन, यानी कि रक्षाबंधन के दिन इनको जो है 5,000 रुपये दिया जाएगा। और फिर जो है इनको 5,000 रुपये कब दिया जाएगा, तो यह दिया जाएगा महिला दिवस के दिन। महिला दिवस के दिन इनको जो है 5,000 रुपये तब दिया जाएगा। ठीक है, तो इनको जो है साल में 50,000 रुपये दिया जाएगा 2 शिफ्ट में। एक तो राखी के दिन 5,000, फिर इसके बाद महिला दिवस के दिन 5,000 दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। जबकि पूछे कि पुरुष दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को पुरुष दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए सहायक रेफरी नियुक्त होने वाली रियो लांग का संबंध पूछे किस राज्य से है, तो ये मेघालय से संबंधित है। 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित होगा, तो महिला वाला T20 कहाँ आयोजित होगा, UAE में होगा। लेकिन इसके पहले कहाँ आयोजित होना था, तो बांग्लादेश में होना था। लेकिन यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता के कारण UAE में ट्रांसफ़र कर दिया गया। भारत का पहला संविधान संग्रहालय पूछे कहाँ स्थापित होगा, तो यह स्थापित होगा हरियाणा में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो आपको बताना है दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ हुआ है कहाँ पे, तो कर्नाटक में शुभारंभ हुआ है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो कानू जो है क्या है, तो दक्षिण भारत का पहला आदिवासी केंद्र है। इसका शुभारंभ अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो यह कर्नाटक राज्य में किया गया है। कानू का अर्थ होता है कि जो आदिवासी लोग हैं उनके समुदाय का विकास करने के लिए, उनको बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए, इसी के लिए जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा कानू पहल शुरू किया गया है, जो कि यह दक्षिण भारत का पहला आदिवासी केंद्र होगा। तो ये हमारा यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टोडा जनजाति अगर पूछे कहाँ पाई जाती है, तो टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ी पर, जो कि तमिलनाडु में है। जोरांग और सेंटली जनजाति ये कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती है। संथाल और हो ये दोनों जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है। भूटिया और लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। जबकि बात करते हैं अबोर, मिसमी, डफला, अबोर, मिसमी और डफला ये तीनों जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये तीनों जनजातियाँ पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में।
गारो खासी जयंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। और मेघालय में जो ये जो है यही तीनों जो है पहाड़ियों के नाम से भी जानी जाती हैं। गारो खासी जयंतिया ये जनजातियाँ भी हैं और इसी नाम से जो है यहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं कि जो पहाड़ी है मासिन राम पहाड़ी, जहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, अगर पूछे मासिन राम पहाड़ी जो है किस पहाड़ी पर स्थित है, तो मासिन राम स्थान अगर पूछे कि जो है किस पहाड़ी पर स्थित है, तो यह स्थित है खासी पहाड़ी पर, जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा करी है? तो यह लागू किया गया है क्रोएशिया के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया है? तो यह जापान के साथ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है हाल ही में ई पत्रिका सपनों की उड़ान किसने लॉन्च किया है? तो ई पत्रिका यानी कि यह जो है ऑनलाइन पत्रिका उपलब्ध रहेगा जिसका नाम है सपनों की उड़ान। अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है NCERT के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। सपनों की उड़ान पत्रिका यह ऑनलाइन एक पत्रिका उपलब्ध होगी जिसको लॉन्च किया गया है NCERT के द्वारा, और इसके साथ साथ कौन था? तो इसमें शिक्षा मंत्रालय भी था। अगर पूछे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो मंत्री अगर पूछे कौन है, तो यह है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, जो कि भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। वहीं बात करें कि सपनों की उड़ान का विषय क्या रखा गया है, तो इसका विषय नाम रखा गया है, इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, अंतरिक्ष इसका विषय नाम रखा गया है। और इसको कब लॉन्च किया गया था सपनों की उड़ान पत्रिका को? तो 23 अगस्त को लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि इसी दिन जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो है चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था। इसी याद में जो है सपनों की उड़ान ई पत्रिका लॉन्च किया गया है 23 अगस्त को, और 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है। और किसने लॉन्च किया है? NCERT, और इसके साथ साथ शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। विषय है अंतरिक्ष। NCERT की स्थापना पूछे कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1961 को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है USA में। किस मंदिर में? तो श्री अष्टलक्ष्मी माता मंदिर में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। हाल ही में भारत सरकार ने किसे भीष्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल उपहार में दिया है? तो यह दिया गया है यूक्रेन को। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता गया है। और टोक्यो ओलंपिक 2024 में भी नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट है। ये कोर्ट डिजिटल कोर्ट अगर पूछे कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो यह केरल में प्रारंभ किया गया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में उसकी व्याख्या और कुछ महत्वपूर्ण जो 4 से 5 महीने पुराने करंट अफेयर थे इसका भी रिवीजन किया है, और साथ साथ में कुछ जीके क्वेश्चन भी देखे हैं इसी बीच में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर किया करें या हमें बताया करें, क्योंकि पता है 1700 जो है मेरे सब्सक्राइबर है। कितने हैं? तो 1700 जो है हमारे सब्सक्राइबर है, लेकिन देखते कितने लोग हैं? 32 लोग, 35 लोग, 40 लोग ऐसे देखते हैं। तो सोचिए कि इसका कितना प्रतिशत है। तो अच्छा नहीं लगता ना। और पता है एक क्लास को बनाने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह सर जो है अपलोड करते हैं, उसको देखते हैं, हम खुद रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसके बाद जो है इसको PDF बनाते हैं, आप सभी को देते हैं, फिर पढ़ा कर देते हैं। तो इसमें सोचिए कितना टाइम लग जाता है, लेकिन कितना व्यूज मिलता है? 32, 40, 18। तो इसके क्या मतलब है? सोच रहे हैं कि इसको छोड़ ही दें। अगर ऐसा चलता रहा तो हम इसको छोड़ देंगे, हम कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाएंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो फिर भी तो हमें बताएं, कोशिश करेंगे कि जो है पढ़ाते रहें, लेकिन अगर आप सबका सहयोग अच्छा रहा तो ही पढ़ाने का मन भी करता है। ठीक है, लेकिन अब 32 व्यूज आता है, सुबह उठ के देखो तो 32, किसी पे 40, किसी पे 28, तो अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन अब बताओ 2-2.5 घंटे इस पर देने के बाद अगर रिस्पॉन्स ये मिले तो कितना बुरा लगता है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।